हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बर्लिन की कांग्रेस 1878, कांग्रेस ऑफ बर्लिन 1878। अगर आप बी सिक्स सेमेस्टर में हैं, आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, पंजाब यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है। क्या बर्लिन की संधि के बारे में बताएं, बर्लिन की कांग्रेस के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का वर्णन करें। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं कुछ पॉइंट, इसमें बेसिक सी चीज़ें। बर्लिन की कांग्रेस या फिर बर्लिन की संधि, संधि का मतलब होता है समझौता। समझौता बर्लिन में एक समझौता हुआ था, उसी को क्या कहते हैं, बर्लिन की संधि या बर्लिन की कांग्रेस बोलो, या फिर आप बोल सकते हैं बर्लिन सम्मेलन। बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ था, तो उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो। बर्लिन क्या है हमारा, जर्मनी का कैपिटल है। बर्लिन क्या है हमारा, जर्मनी का कैपिटल है। और बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ था जिसे कहा गया है बर्लिन की कांग्रेस 1878। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को। तो बर्लिन की सम्मेलन क्यों हुआ, बर्लिन का सम्मेलन या बर्लिन का समझौता, बर्लिन में समझौता या बर्लिन की संधि हुई क्यों? इसके कारण है रूस तुर्की युद्ध। रूस और तुर्की में युद्ध हुआ था, इसीलिए जो है बर्लिन सम्मेलन हुआ था, बर्लिन में समझौता हुआ था। ठीक है, ताकि इन दोनों के बीच में युद्ध ना हो। अब हम समझते हैं। सबसे पहला मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। जो आप देख रहे हैं हर्जेगोविना तथा बोस्निया, इसमें विद्रोह हुआ था, लड़ाई हुई थी ये। और जैसे ये है, ये क्या है, यूरोप की कंट्री है ये। हर्जेगोविना तथा बोस्निया क्या है, यूरोप की कंट्री। यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है, आपको पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से जो हमारा यूरोप है, ये मैप है, इतना भाग जो है हमारा यूरोप है, यूरोप। तो इसमें जो है हम सिर्फ इतने ही भाग के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे जो है हमारा यूरोप में ही हमारा हर्जेगोविना और बोस्निया, या फिर यहाँ पे और भी कुछ कंट्री के नाम आ जाते हैं, जैसे कुस्तुनतुनिया, ये भी क्या है, यूरोप में है, कंट्री का नाम है। बल्गारिया क्या है, कंट्री का नाम है। ठीक है, और इसमें भी कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये नाम है क्या। ठीक है, ऑस्ट्रिया, इधर ऑस्ट्रिया भी क्या है, यूरोप का कंट्री है। सबीरिया क्या है, यूरोप का कंट्री है। क्रीमिया भी है, यूरोप का कंट्री है, रहा क्रीमिया के युद्ध। तो ये सारी क्या है, कंट्रीज़ के नाम हैं। और सबसे पहली बात, अगर आप इस चैप्टर को समझना है तो आपको यूरोप की कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। रहा सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, रोमानिया, तुर्की, ये जो है यूरोप की कंट्रीज़ हैं। तो जो यूरोप की कंट्री है, जैसे कि मैसेडोनिया, तुर्की, ये जो नाम है, बल्गारिया, ये रिपीट आएंगे, रोमेलिया। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए यूरोप में कितनी कंट्रीज और उनके नाम क्या है, ताकि ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए, आपको समझना आसान हो जाए। आपको ये देख के लगे ना कि ये नाम बर्लिन क्या है, जो बर्लिन है वो क्या है। जब आपको नहीं पता है बर्लिन ही क्या है, आप कैसे समझोगे बर्लिन की संधि क्या है। तो बर्लिन एक कंट्री है, एक कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, वहाँ पे एक समझौता हुआ था, संधि हुआ था। तो ऐसे जो है सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, रोमानिया पर तुर्की का अधिकार हुआ था। अभी ये सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो और रोमानिया क्या एक कंट्री है, इस पर तुर्की जो एक कंट्री है उसका अधिकार हुआ था। तो आपको ये समझना आसान हो जाता है, राइट। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ, रूसी तुर्की युद्ध हुआ था, उसमें क्या था, जो हर इसके क्या क्या कारण थे, यहाँ पे लिखा है ना, रूसी तुर्की युद्ध के कारण बताओ, घटनाएं बताओ और क्या परिणाम निकले ये बताना है। तो हमने कारण पढ़ना है, घटनाएं पढ़नी और परिणाम पढ़ने। तो हम देखते हैं पहले हर्जेगोविना तथा बोस्निया में विद्रोह। जो हर्जेगोविना और बोस्निया क्या, ये कंट्री है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसकी एक कंट्री, उसका एक देश है ये। जो दोनों है, हर्जेगोविना तथा बोस्निया, ये दोनों इकट्ठा एक ही नाम है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, हर्जेगोविना तथा बोस्निया की जो ईसाई जनता है ना, वो तुर्की के सुल्तान के अत्याचारी तथा अयोग्य शासन से बड़ी असंतुष्ट थी। मान लीजिए तुर्की है और ये है हर्जेगोविना तथा बोस्निया। ठीक है, तो जो तुर्की का सुल्तान है
वो हर्जेगोविना तथा बोस्निया के जो ईसाई लोग हैं उस पर बहुत अत्याचार करता था। और ये जो बहुत असंतुष्ट थी, मतलब ये बहुत अत्याचार झेलती थी। इनको ना तो धार्मिक कोई स्वतंत्रता प्राप्त थी, ना इनकी आर्थिक दशा अच्छी थी, इनको जो है भारी कर देने पड़ते थे और काफ़ी अत्याचार होता था यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, ईसाई जनता में अब तक राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई। अब ये लोग इतना अत्याचार झेल रहे थे तो इनमें क्या हुआ, एक देश की भावना जगी, राष्ट्रीय भावनाएं जगी ईसाई जनता में। फिर जुलाई 1875 को जो है हर्जेगोविना तथा बोस्निया के ईसाई लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और किसी भी प्रकार का कर देने से इनकार कर दिया। फिर जल्दी जो है सुल्तान के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया। जो तुर्की का सुल्तान था, इसके विरुद्ध जो है हर्जेगोविना और बोस्निया ने शस्त्र भी उठा लिया। फिर सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, ये क्या है, कंट्री का नाम है। तो सर्बिया तथा मॉन्टेनिग्रो के लोगों ने भी उनका साथ दिया, किनका, इनका ईसाई लोगों का साथ दिया। और सुल्तान ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए तुरंत अपनी सेना हर्जेगोविना तथा बोस्निया भी भेज दी और सुल्तान ने भी कोशिश की कि हम इस विद्रोह को कुचल दें। फिर ऐसे क्या हुआ, तुर्की और हर्जेगोविना तथा बोस्निया में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद कुछ देशों ने चाहा कि इनकी लड़ाई शांत हो जाए, तो इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय नोट लिखा गया, एक लेटर लिखा गया। कुछ यूरोपीय शक्ति हर्जेगोविना तथा बोस्निया के लोगों को संतुष्ट करने तथा विद्रोह को समाप्त करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे। जो कुछ यूरोपीय शक्ति है या यूरोपीय कंट्री कह लो, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो हर्जेगोविना तथा बोस्निया की लड़ाई ख़त्म हो सके। इन शक्तियों के नाम है, कौन कौन सी कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की, रूस और जर्मनी ने। इन्होंने आपस में मिलकर एक योजना तैयार की कि जो अंतर्राष्ट्रीय नोट के नाम से प्रसिद्ध है। जो 3 कंट्री है, ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी ने एक योजना, एक प्लानिंग की, जिसको क्या नाम दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय नोट। इस नोट में ये बात कही गई थी कि जो बोस्निया और तथा हर्जेगोविना के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। ये लोग हैं जो विद्रोह कर रहे थे, इनको क्या दिया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता। लोगों पर लगे अनुचित जो कर है उसको समाप्त कर दिया जाए। कृषि की दशा को सुधार दिया जाए। इन राज्य से प्राप्त आय को इन्हीं प्रांतों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया जाए। यूरोप की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों ने इस नोट को स्वीकृति दे दी, लेकिन यूरोप के जो मैक्सिमम देश थे उन्होंने इस लेटर को तो मान लिया, लेकिन जो तुर्की का सुल्तान था इस पत्र की लगभग सभी बातें स्वीकार कर ली, लेकिन जो विद्रोही थे उन्होंने इस पत्र को स्वीकार नहीं किया। फिर इस पत्र को स्वीकार नहीं किया। फिर दूसरा जो प्लानिंग हुआ, बर्लिन समृद्धि पत्र। अंतर्राष्ट्रीय नोट जब असफल हुआ, ये जो लेटर है अंतर्राष्ट्रीय नोट, ये जब असफल हुआ, असफलता मिली, तो इसके बाद बोस्निया क्या है, कंट्री का नाम है, बोस्निया तथा हर्जेगोविना के विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह के कारण इन राज्यों में जनजीवन क्या हुआ, असुरक्षित हो गया। इन राज्यों के 1000 लोग अपने घर बार छोड़कर पड़ोसी देश में चले गए। इस प्रकार शरणार्थियों की एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, जिसने यूरोपीय शक्तियों को दोबारा से सोच विचार के लिए विवश कर दिया। उन्होंने लड़ाई बंद करवाने के लिए फिर से एक योजना तैयार की 12 मई को। ये योजना थी बर्लिन समृद्धि पत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जब अंतर्राष्ट्रीय नोट असफल हुआ तो एक और नई योजना बनाई बर्लिन समृद्धि पत्र के नाम से। इसमें कहा गया कि 2 महीने तक जो है युद्ध को आराम दिया जाए, युद्ध ना किया जाए, ताकि इस अवधि में जो लोग हैं अपने अपने घर में जा सके। युद्ध विराम के समय तुर्की के सैनिकों को कुछ स्थानों पर ही रहना था और विद्रोहियों को अपने शस्त्र अपने ही पास रखने थे, लेकिन इंग्लैंड के विरोध के कारण यह समृद्धि पत्र लागू न किया जा सका। ये जो समृद्धि पत्र लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंग्लैंड ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अलेक्जेंडर द्वितीय की नीति। ये नीति क्या है, क्रीमिया। क्रीमिया क्या है, कंट्री का नाम है, यूरोप की कंट्री है क्रीमिया। के युद्ध में जब ये क्रीमिया जो युद्ध में हार गई थी, तो इससे जो है रूस का जो निकोलस प्रथम था, इसके गौरव को बहुत ठेस पहुंचा। तो जब गौरव को ठेस पहुंचा था, तो जो अलेक्जेंडर द्वितीय है इस पर इस कलंक को धोना चाहता था। राइट। क्रीमिया ने जब युद्ध में हारा,
तो रूस के जो निकोलस थे इनको गौरव को ठेस पहुंचा। तो इस गौरव के ठेस को कलंक को मिटाने के लिए अलेक्जेंडर द्वितीय जो है इन कलंक को धोना चाहते थे। यही कारण था उसने देश में आवश्यक प्रशासनिक सुधार करने चाहे, लेकिन वह असफल रहा और अपने साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया और उसने अपना ध्यान बल्कान क्षेत्र में रूस के प्रभाव को बढ़ाने की ओर लगाया। ठीक है। फिर बल्गारिया का विद्रोह, बल्गारिया में भी विद्रोह हुआ। बल्गारिया क्या है? कंट्री का नाम है, यूरोप की कंट्री का नाम है। इस समय बल्गारिया की जनता ने भी सुल्तान के अत्याचारपूर्ण शासन के विरुद्ध विरोध किया। फिर बल्गारिया की जो जनता थी उसने भी जो सुल्तान के अत्याचार शासन थे इसका विरोध किया। विद्रोहियों ने तुर्की के कुछ अधिकारियों की हत्या कर दी। सुल्तान ने विद्रोहियों का दमन इतनी कठोरता से किया कि सारे यूरोप में हाहाकार मच गया। 12,000 से भी अधिक नर नारियां बालकों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, काफ़ी जो भी चीज़ें हुई यहाँ पे सारा पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा। फिर क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया और कॉन्फ्रेंस और युद्ध की घोषणा। कुस्तुनतुनिया आप देख लेना, ये भी कंट्री का नाम है। ठीक है, इसकी कैपिटल देख लेना, शायद वारसा है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लेना कुस्तुनतुनिया कॉन्फ्रेंस और युद्ध की घोषणा। अंत में यूरोप के कुछ देशों के प्रतिनिधि कुस्तुनतुनिया में इकट्ठे हुए और उन्होंने सुधारों की एक सूची तैयार करके सुल्तान के सम्मुख रखी। सुल्तान ने सुधारों को क्रियात्मक रूप देने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड खुद एक ईसाई देश था, तो भी उसने तुर्की के ईसाइयों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया और रूस उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने धर्म के नाम पर तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध 24 अप्रैल 1877 के दिन युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ पे क्या हुआ, जो है रूस ने जो है रूस जो है ईसाइयों की सहायता के लिए आगे बढ़ा। तो रूस जो है ईसाइयों की सहायता करना चाहता था, इसलिए जो है धर्म के नाम पर तुर्की के जो सुल्तान के विरुद्ध उसने युद्ध की घोषणा कर दी थी। अब हम घटनाएं पढ़ लेते हैं। प्लेवेना के स्थान पर दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है, तो प्लेवेना के स्थान पर दोनों पक्ष में भयंकर लड़ाई लड़ी गई, यानी कि रूस और तुर्की में। प्रथम जो 3 युद्ध में रूस की क्या हुई? हार हुई। रोमानिया ने भी रूस का साथ दिया। रोमानिया क्या कंट्री है? रूस भी है, कंट्री है। तो रोमानिया ने रूस का साथ दिया। उसकी सहायता पाकर रूस ने पराजित होकर भी युद्ध जारी रखा। जब रूस को रोमानिया का सहायता मिला लेकिन तब भी हार गया, लेकिन तब भी उसने युद्ध जारी रखा। आखिरकार 10 दिसंबर 1877 की प्लेवेना की लड़ाई में जो सुल्तान है, तुर्की का सुल्तान, उसकी हार हुई। इस विजय के बाद रूस ने एड्रियानोपल पर अधिकार कर लिया। फिर वह कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ा। सुल्तान की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। जो सुल्तान था तुर्की का, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। विवश होकर उसने जो है 3 मार्च 1878 के दिन रूस के साथ एक समझौता कर लिया। ठीक है, जो सुल्तान था उसने रूस के साथ समझौता किया और यह संधि इतिहास में किसके नाम से जानी गई? स्टफियानो की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। स्टीफानो, क्या नाम है? स्टीफानो की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। जो सुल्तान था उसने हारकर रूस के साथ एक समझौता किया जिसका नाम रखा गया सैन स्टेफिनो की संधि, ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफिनो। अब सैन स्टेफिनो की संधि की क्या क्या मुख्य शर्तें थी, क्या समझौता था? उसमें था कि तुर्की ने सर्बिया, क्या है? कंट्री के नाम है। मॉन्टेनिग्रो कंट्री है। रोमानिया कंट्री है। इसको क्या देना है? स्वतंत्रता स्वीकार कर ली तुर्की ने कि सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो रोमानिया की क्या रहेगी? आज़ाद कर दिया इनको। उन्हें कुछ और प्रदेश भी दे दिए गए। बल्गारिया, बल्गारिया क्या कंट्री का नाम है। बल्गारिया को स्वशासन का अधिकार प्रदान किया गया। उसके राज्य का विस्तार भी किया गया। इसका क्षेत्र डेन्यूब नदी से एजियन सागर तथा काला सागर से अल्बानिया तक विस्तृत था। सुल्तान ने जो है बोस्निया कंट्री का नाम है, हर्जेगोविना कंट्री का नाम है और आर्मीनिया कंट्री का नाम है, में शासन सुधार करने की मांग स्वीकार कर ली। किसने? सुल्तान ने। तुर्की ने रूस को शक्तिपूर्ति के रूप में भारी धन राशि दी। तुर्की ने रूस को क्या दी? भारी धन राशि दी। उसने आर्मीनिया के कुछ प्रदेश तथा दोब्रजा का प्रदेश भी रूस को देना स्वीकार कर लिया।
तुर्की ने डैन्यूब के तट पर स्थित अपने किलों को तोड़ना भी स्वीकार कर लिया। सुल्तान ने संधि के 3 महीने बाद यूरोप को खाली करना तथा 6 मास बाद एशिया को खाली करना स्वीकार कर लिया। तो सारा जो है तुर्की की नेगेटिव पॉइंट ही दी गई है इसमें, इस संधि में। मतलब सब कुछ किसके फेवर में रहा है? रूस के फेवर में रहा है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। फिर सर्बिया को नीस और मिट्रोविट्जा के प्रदेश दिए गए। बोस्निया और हर्जेगोविना को रूस और ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में रखा गया। सुल्तान ने उन सभी विद्रोहियों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है। सैन स्टेफनो की संधि से बल्कान में तुर्की का प्रभाव बहुत कम हो गया, जबकि फिर रूस का प्रभाव बढ़ गया। मैंने आपको कहा कि ये सारा रूस के फेवर में था, तो रूस का प्रभाव बढ़ गया और तुर्की का प्रभाव कम हो गया। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया रूसी प्रभाव से क्या नहीं थे? खुशी नहीं थे, क्योंकि प्रभाव किसका था? रूस का था। तो जो इंग्लैंड कंट्री है और ऑस्ट्रिया कंट्री है, ये रूस के प्रभाव से नहीं खुश थे। इन दोनों का कहना था कि पूर्वी समस्या का संबंध केवल रूस और तुर्की से ही न होकर यूरोप के सभी देशों से है। मतलब जितना भी समस्या पहले हुआ, जितनी भी लड़ाई हुई, वो सिर्फ रूस और तुर्की से ही लेन देन नहीं है। उनका जो लेन देन है वो पूरे यूरोप से है। संधि पर यूरोप के सभी प्रमुख राज्यों के सम्मेलन में पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। यानी कि जो सैन स्टेफनो की संधि थी, इस पर दोबारा से सोच विचार करना चाहिए। एक नई संधि बनानी चाहिए। रूस संधि पर दोबारा से विचार किया गया, दोबारा से जो है एक नई संधि बनाई। इस पर इंग्लैंड ने रूस को युद्ध की धमकी दी। इंग्लैंड को युद्ध के लिए तैयार पाकर रूस सैन स्टेफनो की संधि को पूर्ण विचार हेतु यूरोपीय शक्तियों के सम्मुख रखने के लिए सहमत हो गई। फिर जो है धमकी दी इंग्लैंड ने रूस को युद्ध के लिए। फिर इसीलिए युद्ध की जब धमकी दी इंग्लैंड को युद्ध के लिए तैयार पाकर, रूस सैन स्टेफनो की संधि पर जो है दोबारा से सोच विचार करने को तैयार हो गया, सहमत हो गया था। ठीक है। तो जब दोबारा से संधि हुई, उसका क्या नाम रखा गया? बर्लिन की संधि, ताकि वो सभी के पक्ष में हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस के पक्ष में हो, नहीं, वो सभी के पक्ष में था बर्लिन की संधि। तो बर्लिन की संधि किसकी अध्यक्षता में हुई? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन का चांसलर बिस्मार्क। बर्लिन का चांसलर कौन था? बिस्मार्क की अध्यक्षता में हुई बर्लिन की संधि। बर्लिन में जो भी यूरोपीय राज्य का एक सम्मेलन हुआ, यूरोप के जितने भी राज्य थे सबका एक सम्मेलन हुआ। कहाँ? बर्लिन में। इसमें जो भी पूर्वी समस्याएं पर नए सिरे से विचार करके एक संधि पर साइन किए गए, जिसे बर्लिन की संधि कहते हैं। पूर्वी समस्या यानी कि जो भी लड़ाइयाँ हुई, इस पर एक नए सिरे से विचार किया गया, सभी के पक्ष में रखा गया, उसको साइन किया गया, जिसे कहा गया बर्लिन की संधि। कहाँ पे हुआ था? यूरोपीय राज्यों के बीच में हुआ था, बर्लिन में हुआ था और बिस्मार्क की अध्यक्षता में हुआ था। इस संधि पर 13 जुलाई 1878 को साइन किए गए। बर्लिन सम्मेलन पे सभापति का आसन बिस्मार्क ने ग्रहण किया। फिर भी शुरू से अंत तक सम्मेलन में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे डिजरेल का ही प्रभाव छाया रहा। और बर्लिन की संधि की शर्तें इस प्रकार है। ठीक है। तो बर्लिन की संधि ये रहा, और बर्लिन की संधि का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आप पढ़ लेना। बर्लिन की संधि देख लेते हैं, इसके क्या क्या समझौते थे। तो पहला समझौता यहाँ पर है। बर्लिन की संधि से ने पूर्वी समस्या का हल इस प्रकार से किया है। जो सर्बिया है कंट्री है, मांटीनिग्रो कंट्री है और जो रोमानिया कंट्री है, इस पर से तुर्की का जो अधिकार है वो क्या कर दिया गया? समाप्त। इन तीनों राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता राज्य मान्यता दी गई। रोमानिया को स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया गया। रूस से दोब्रुजा का प्रदेश लेकर रोमानिया को दे दिया गया। इसके बदले में रोमानिया से बरसाबिया का प्रदेश लेकर रूस को दे दिया गया। सैन स्टेफनो की संधि द्वारा बल्गारिया राज्य के 3 भाग कर दिए गए: मैसेडोनिया, पूर्वी रोमेलिया और बल्गारिया। मैसेडोनिया पर तुर्की का दोबारा से अधिकार हो गया। दूसरे भाग पूर्वी रोमालिया को सुल्तान की नाम मात्र अधीनता में रखा गया। मतलब दोनों के पक्ष में था, रूस के भी पक्ष में था और तुर्की के भी पक्ष में था। बोस्निया तथा हर्जेगोविना के प्रदेश नाम मात्र के लिए तुर्की के अधीन रखे गए, परंतु इनका शासन अधिकार ऑस्ट्रिया को दिया। बास्फोरस और डार्डेनेल्स नामक जलमार्गों को सभी देशों के जंगी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। इंग्लैंड ने एक गुप्त समझौता करके साइप्रस पर अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रिया को सर्बिया तथा मांटेनेग्रो के बीच के प्रदेश में सेना रखने का अधिकार मिल गया।
अब बर्लिन जब समझौता हुआ, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस आप पढ़ लेना, ठीक है। तुर्की की विशालता कम होती दिखाई गई यहाँ पे, और वहाँ दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड की भूख के भी दर्शन होते हैं। संधि का गहन अध्ययन करने से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। तुर्की का क्या हुआ, विघटन हुआ, पहला पॉइंट ये है। बल्कान राष्ट्र के हितों तथा भावों की अवहेलना, सम्मानपूर्वक शांति हुई, भविष्य के लिए खतरा। बस यही चैप्टर है। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो अब आपको आई होप समझ आने लग जाएगा इस चैप्टर में था क्या क्या नहीं था, ठीक है। रूस तुर्की युद्ध से कैसे जो है बर्लिन की संधि हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लग जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।